के धुंधलके में जब आसमान का रंग गहरे सिंदूर से मटमैला होने लगा था, कविता ने रसोई की खिड़की से बाहर देखा। आंगन में लगा पारिजात का पेड़ चुपचाप अपने फूल बिखेर रहा था। कविता को हमेशा लगता था कि वो पेड़ भी उसी की तरह है, चुपचाप सब कुछ सहता हुआ, अपनी खुशबू लुटाता हुआ और बदले में सिर्फ पतझड़ पाता हुआ। कविता एक बेहद सीधे और मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। जब वह ब्याह कर इस बड़े रसूखदार घर में आई थी, तो उसकी आंखों में सुनहरे सपने थे, लेकिन उन सपनों की चमक को धुंधला होने में वक्त नहीं लगा। घर के बड़े से ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी उसकी ननंद मालती की ऊंची आवाज रसोई तक आ रही थी। अरे दीपक, मैं क्या कह रही हूँ, इस बार दिवाली पर हम लोग शिमला चलेंगे। जीजाजी ने वहां एक बहुत आलीशान रिसोर्ट बुक करने को कहा। मालती ने अपने भाई दीपक से कहा, जो अभी अभी ऑफिस से थका हारा लौटा था। दीपक ने अपनी बूट उतारते हुए कहा, दीदी, पर कविता कह रही थी कि इस बार दिवाली पर वह अपने मायके जाना चाहती है। पिछले 2 साल से वो अपने माता पिता से नहीं मिली है। मालती के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। उसने चाय का कप मेज पर पटकते हुए कहा, मायके? अरे भाई, मायके जाने के लिए तो पूरा साल पड़ा है। और वैसे भी उनके वहां त्योहार मनाने का क्या तरीका होगा, हम सब जानते हैं। हमारे साथ जाएगी तो 4 नई चीजें देखेगी, बड़े लोगों में उठेगी बैठेगी। कविता की पसंद नापसंद का क्या है, वो तो वैसे भी सीधे साधे माहौल से आई है। रसोई में खड़ी कविता के हाथ में चमचा रुक गया। यह कोई पहली बार नहीं था। जब भी वह अपनी कोई इच्छा जाहिर करती, मालती दीदी की ऊंची पसंद और मायके के स्तर का हवाला देकर उसे दबा दिया जाता। सासू माँ का देहांत हो चुका था, इसलिए घर की आक्रोशित मुखिया मालती दीदी ही थी। शादीशुदा होने के बावजूद मालती का आधा से ज्यादा वक्त अपने मायके में ही बीतता था। उनके पति शहर के बड़े व्यवसायी थे, लेकिन मालती को अपने भाई के घर पर हुक्म चलाना ज्यादा पसंद था। कविता की सासू माँ जब तक थी, उन्होंने भी हमेशा मालती की हर जीत को सिर आंखों पर रखा था। मालती जिस चीज पर उंगली रख देती, वह चीज हाजिर हो जाती। और दीपक दीपक अपनी बड़ी बहन के सामने कभी ना नहीं कह पाता था। उसके लिए दीदी बुरा मान जाएगी, एक ऐसा मंत्र था जिसके आगे कविता के सारे अरमान, सारी खुशियां दम तोड़ देती थी। तभी पैर घसटते हुए सुभाष जी रसोई में आए। वे कविता के ससुर थे। इस पूरे घर में अगर कोई एक शख्स था जो कविता की खामोशी को पढ़ सकता था, तो वह सुभाष जी ही थे। उन्होंने कविता के सिर पर हाथ रखा और धीमे से कहा, बेटा, मेरे लिए थोड़ी फीकी चाय बना देना। और सुनो, मन छोटा मत करना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कविता ने भीगी आंखों से अपने ससुर को देखा और बस सिर हिला दिया। सुभाष जी का यह दुलार ही था जो उसे इस घर में बांधे हुए था, वरना उसका वजूद तो जैसे इस घर की दीवारों में कहीं खो गया था। वक्त बीतता गया, लेकिन कविता की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे दीपक का व्यवहार भी बदलने लगा था। शुरुआत में जो दीपक कविता के आंसुओं से परेशान हो जाता था, अब वह मालती के बहकावे में आकर कविता को ही कंजूस, संकीर्ण मानसिकता वाली और रूखी समझने लगा था। वह घटना तो कविता के दिल पर एक गहरे जख्म की तरह दर्ज हो गई थी, जिसे वह चाहकर भी भूल नहीं पाती थी। एक रविवार की सुबह थी। दीपक ने बहुत दिनों बाद फरमाइश की थी, कविता, आज तुम्हारे हाथ के बने खास पंजाबी छोले भटूरे खाने का मन है, मसालेदार और गाढ़े, जैसे तुम बनाती हो। कविता बेहद खुश थी। उसने सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी थी। छोले की खुशबू से पूरी रसोई महक रही थी। उसने मसालों को भूनकर एक गाढ़ी लजीज ग्रेवी तैयार की थी। दीपक डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ चुका था और खुशबू की तारीफ कर रहा था। तभी मालती दीदी अपनी सहेली के घर से लौटकर सीधे रसोई में आई। कढ़ाई में खत बताते छोलों को देखकर उनके तेवर बदल गए। अरे कविता, यह क्या तमाशा है? इतनी गाढ़ी सब्जी! तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि चीजों की बचत कैसी की जाती है? तुम लोग अपने मायके में भले ही ऐसे उड़ाते होंगे, लेकिन यहाँ सलीके से काम होता है। इतनी गाढ़ी सब्जी तो 4 लोग खाएंगे और खत्म हो जाएंगी। शाम के लिए क्या बचेगा? मालती ने तीखे स्वर में कहा। कविता ने बहुत ही शालीनता से कहा, दीदी,
दीपक ने ही कहा था कि आज गाढ़े और मसालेदार छोले खाने हैं और मैंने शाम के लिए अलग से सब्जी का इंतजाम किया है। तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो? मालती ने आवाज ऊंची की। दीपक को क्या पता रसोई कैसे चलती है, हटो सामने से। और कविता के देखते देखते मालती ने सिंक के पास रखा एक बड़ा गिलास पानी उठाया और उस खदबदाती महकती हुई कढ़ाई में उलट दिया। गाढ़ी सुर्ख ग्रेवी पल भर में पतले बेस्वाद पानी में बदल गई। कविता का दिल जैसे बैठ गया। उसकी मेहनत, उसके पति की फरमाइश, सब कुछ उस पानी के साथ बह गया। जब दोपहर को सब खाना खाने बैठे तो उम्मीद के मुताबिक छोलों का रंग और स्वाद पूरी तरह गायब हो चुका था। दीपक ने पहला आने वाला मुंह में लेते ही थूक दिया। यह क्या बनाया है कविता? पानी जैसी तरी, ना कोई मसाला ना कोई स्वाद। मैंने तुमसे क्या कहा था और तुमने क्या बना दिया? कविता ने अपनी नजरें उठाई और दीपक को देखा। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी नजर मालती दीदी पर पड़ी। मालती अपने हाथ से भटूरे का टुकड़ा तोड़ते हुए दबी दबी मुस्कान के साथ दीपक को देख रही थी। उनका चेहरा साफ कह रहा था, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। कविता ने दीपक से कहा, वह दीदी ने। इससे पहले कि कविता अपनी बात पूरी करती, मालती बीच में ही बोल पड़ी, अरे दीपक, छोड़ो भी, बेचारे से जैसी बनी बना दी। अब हर कोई हमारी तरह सलीकेदार रसोई तो नहीं संभाल सकता ना। तुम अचार से खा लो। दीपक ने झुंझलाकर थाली खिसका दी। दीदी, आप इसकी वकालत मत कीजिए। इसे हर बात में अपनी मर्जी चलानी होती है। जब ढंग से खाना बनाना नहीं आता तो बड़ी बड़ी बातें क्यों करना? कविता चुपचाप अपनी थाली उठाकर रसोई में आ गई। उस दिन उसने खाना नहीं खाया, सिर्फ अपने आंसू पिए। दीपक ने एक बार भी आकर ये जानने की कोशिश नहीं की असल में हुआ क्या था। उस दिन कविता को समझ आ गया कि इस घर में उसके आत्मसम्मान की कीमत मालती की एक मुस्कान से भी कम थी। साल दर साल गुजर गए। कविता और दीपक के जीवन में एक बेटे का आगमन हुआ, जिसका नाम उन्होंने ध्रुव रखा। ध्रुव के आने के बाद कविता ने अपनी पूरी दुनिया उसी में समेट ली। उसने दीपक से उम्मीदें रखना, अपनी खुशियों के बारे में सोचना और घर के फैसलों में हिस्सा लेना पूरी तरह बंद कर दिया था। दीपक और कविता के बीच अब एक ऐसी खामोश दीवार खड़ी हो चुकी थी जिसे पार करना दोनों के लिए नामुमकिन था। दीपक अब भी हर बात में दीदी से पूछ लो, दीदी जो कहेंगी वही सही होगा कि रट लगाए रहता था। जब कभी कविता इस बात का विरोध करने की कोशिश करती तो बात झगड़े तक पहुंच जाती और उन झगड़ों में मालती दीदी घी डालने का काम बखूबी करती थी। दीपक, मैं तो कहती हूँ तुम्हें अपनी पत्नी को थोड़ा काबू में रखना चाहिए। आजकल की लड़कियां बड़ों का आदर करना भूल गई हैं। देखो कैसे आंखें दिखाकर बात करती है। मालती अक्सर दीपक के कान भरती। सुभाष जी ये सब देखते थे, लेकिन ढलती उम्र और गिरते स्वास्थ्य के कारण वे भी असहाय थे। वे बस इतना ही कर पाते कि जब सब सो जाते तो कविता के पास जाकर कहते, बेटा धीरज रख, समय बहुत बलवान है। यह जो आज दूसरों के आंगन में कांटे बो रहे हैं, उन्हें एक दिन खुद इन पर चलना पड़ेगा। धीरे धीरे सब मैं बदला। ध्रुव बड़ा होने लगा। मालती दीदी की अपनी बेटी तन्वी की भी शादी एक बहुत बड़े घराने में तय हो गई। तन्वी की शादी के बाद मालती का ध्यान थोड़ा अपने घर की तरफ गया। उम्र के ढलने के साथ साथ मालती के तेवरों में भी थोड़ी नरमी आने लगी थी, या शायद वे अब थकने लगी थी। घर में अब पहले जैसा हर बात पर कलह नहीं होता था। रिश्ते सतह पर सामान्य दिखने लगे थे, लेकिन कविता के दिल पर लगे जख्म अब भी गहरे थे। वह अब एक ऐसी स्त्री बन चुकी थी जो हंसती थी, काम करती थी, लेकिन जिसके भीतर की भावनाएं सो चुकी थी। एक दिन घर में बड़ी हलचल थी। मालती दीदी की बेटी तन्वी अपनी शादी के 6 महीने बाद पहली बार अपने मायके कविता के ससुराल आ रही थी। पूरे घर को सजाया गया था। मालती दीदी सुबह से ही रसोई में कविता के साथ मिलकर तरह तरह के पकवान बनवा रही थी, जो तन्वी को देने के लिए सोची थी। मालती दीदी बार बार हिदायतें दे रही थी। कविता चुपचाप मुस्कुराकर सारे काम कर रही थी। दोपहर के वक्त तन्वी अपने पति के बिना अकेले ही घर पहुंची। उसके साथ ढेर सारे बैग थे। मालती दीदी ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया। उनके चेहरे पर अपनी बेटी को देखने की जो खुशी थी, उसे देखकर कविता को भी अच्छा लग रहा था। कविता, तन्वी को मलाई वाली कोफ्ता बहुत पसंद है, जरा उसमें काजू का पेस्ट अच्छे से डालना, और हाँ, दीपक से कहकर बाजार से वो कश्मीरी शॉल मंगवा लेना।
दीपक ने अपनी भांजी का स्वागत बड़े लाड प्यार से किया। शुरुआत के कुछ घंटे बहुत हंसी खुशी से बीते। तन्वी ने सबको उपहार दिए, सलीके से बातें की, लेकिन कविता की परखी नजरों ने भांप लिया था कि तन्वी की आंखों के पीछे एक गहरा सन्नाटा था। उसकी हंसी में वह खनक नहीं थी जो शादी से पहले हुआ करती थी। उसकी आंखें बार बार शून्य में ताकती थी। शाम की चाय के वक्त जब पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठा था, मालती दीदी ने तन्वी से पूछा, तन्वी बेटा, दामाद जी कब आ रहे हैं तुम्हें लेने? और समझिन जिन कैसी है? तुम्हारी ननंद की शादी की तैयारी कैसी चल रही है? इस सवाल को सुनते ही जैसे तन्वी के भीतर का बांध टूट गया। उसने चाय का कप मेज पर रखा और अचानक फक 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 कर रो पड़ी। सब के सब अवाक रह गए। मालती दीदी घबराकर अपनी बेटी के पास बैठ गई। क्या हुआ तन्वी? रो क्यों रही हो बेटा? दामाद जी ने कुछ कहा क्या? या ससुराल में किसी ने कुछ? तन्वी ने अपने आंसू पोंछते हुए बेहद कड़वाहट और दर्द भरी आवाज में कहा, माँ, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। दीपक ने आगे बढ़कर कहा, ये क्या कह रही हो तन्वी? अभी तो शादी को 6 महीने ही हुए हैं। कोई बात हुई है तो बताओ, हम सब है ना तन्वी? तन्वी ने अपनी माँ मालती की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज में एक अजीब सा आक्रोश था। माँ, आप पूछती हैं ना कि क्या हुआ? तो सुनिए, उस घर में मेरी कोई कद्र नहीं है। कहने को वह बहुत बड़ा घर है, बहुत पैसा है, लेकिन मेरा वजूद वहाँ नौकरानी से भी बदतर है। पिछले 6 महीने से मैं हर एक पल घुट घुट कर जी रही हूँ। मैंने अब तक आपसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। मालती दीदी का चेहरा सफेद पड़ गया था। पर बेटा, समधिन जी तो इतनी भली हैं, दामाद जी भी इतने पढ़े लिखे हैं। हाँ माँ, वे सब अच्छे हैं, लेकिन उस घर में चलती सिर्फ मेरी ननंद की ही है। तन्वी ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी ननंद जो खुद शादीशुदा है, लेकिन उसका सारा समय अपने मायके में ही बिकता है। उस घर का छोटे से छोटा फैसला, रसोई में क्या बनेगा से लेकर मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी, सब कुछ मेरी ननंद ही तय करती है। अगर मैं भूल कर भी अपनी कोई पसंद जाहिर कर दूं, तो मुझे यह कहकर नीचा दिखाया जाता है कि तुम्हारे मायके का स्तर हमारे जैसा नहीं है। दीपक मामा की तरह ही है मेरे पति भी, अपनी बहन के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। हर बात पर उनका एक ही जवाब होता है, दीदी बुरा मान जाएगी। तन्वी की एक एक बात, उसका एक एक शब्द कमरे में किसी बम धमाके की तरह गूंज रहा था। तन्वी आगे बोलती जा रही थी, माँ, आपको याद है पिछले हफ्ते मेरा जन्मदिन था। मेरे पति मेरे लिए एक खूबसूरत हीरे का पेंडेंट लाए थे। मुझे वह बहुत पसंद आया, लेकिन जैसे ही ननंद जी ने उसे देखा, उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया। उन्होंने कहा कि भाई ने अपनी कमाई का इतना बड़ा हिस्सा मुझ पर कैसे उड़ा दिया। उन्होंने सास को भड़काया और मेरे पति ने वह पेंडेंट मुझसे वापस ले लिया और अपनी बहन को दे दिया। माँ, मुझे हर रोज हर पल बेइज्जत किया जाता है। रसोई में मेरी बनाई हर चीज में नुक्स निकाला जाता है। मेरी ननद जानबूझकर मेरी बनाई सब्जी में पानी या नमक डाल देती है ताकि सबके सामने मुझे नीचा दिखा सके। जैसे ही तन्वी ने सब्जी में पानी डालने की बात कही, कमरे में एक और गहरी खामोशी छा गई। लिविंग रूम के कोने में खड़ी कविता का शरीर जैसे सुन्न हो गया। उसके कानों में तन्वी की आवाज नहीं, बल्कि सालों पहले की अपनी ही चीखें सुनाई दे रही थी। उसे साफ याद आया वह दिन जब मालती दीदी ने उसके बनाए छोले में पानी डाल दिया था। उसे याद आया दीपक का वह डांटना, उसका वह रोना। कविता ने धीरे से अपनी नजरें घुमाई और मालती दीदी की तरफ देखा। मालती दीदी का सिर झुक चुका था, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। वे तन्वी की बातें सुन तो रही थी, लेकिन उनकी नजरें तन्वी पर नहीं बल्कि फर्श पर टिकी थी। वे समझ चुकी थी, नियति ने समय ने उनके साथ एक क्रूर खेल खेला था। जो दर्द, जो अपमान उन्होंने सालों तक अपनी इस बेकसूर भाभी कविता को दिया था, आज वही दर्द, वही अपमान हूबहू उसी रूप में उनकी अपनी सगी खून इकलौती बेटी को मिल रहा था। कविता ने दीपक की तरफ देखा। दीपक का चेहरा भी देखने लायक था। वह तन्वी की ननंद के व्यवहार पर गुस्सा हो रहा था, लेकिन कहीं न कहीं तन्वी के मुंह से दीदी बुरा मान जाएगी का ताना सुनकर उसके अपने भीतर का जमीर भी जाग गया था। उसने धीरे से कविता की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरी आत्मग्लानि
और माफी का भाव था। दीपक को आज समझ आया था कि उसने सालों तक कविता के साथ क्या किया था। तन्वी रोते रोते मालती के गले लग गई। माँ बताओ मैं क्या करूँ? मैं उस नरक में वापस नहीं जाऊंगी जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है। मालती के पास कोई जवाब नहीं था। वे खुद इस अपराध की दोषी थी जिसकी सजा आज उनकी बेटी भुगत रही थी। वे रोते हुए बस इतना ही कह पाई कि मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची। कमरे में छाई उस भारी खामोशी को तोड़ते हुए कविता आगे बढ़ी। वह तन्वी के पास आई और बहुत कोमलता से उसे मालती की गोद से उठाकर अपने गले से लगा लिया। तन्वी ने कविता की छाती पर सिर रख दिया। कविता ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ तन्वी, रो मत बेटा, तुम अकेली नहीं हो। तन्वी ने सुबकते हुए कहा, मामी जी आप नहीं जानती कितना दर्द होता है जब अपने ही घर में आपकी कोई पहचान ना हो, जब हर कोई आपकी खुशियों को पैरों तले रौंद दे। कविता की आंखों से एक आंसू टपका और तन्वी के बालों में खो गया। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ तन्वी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। यह दर्द, यह अकेलापन, यह घुटन, मैं इस सब से गुजरी हूँ। कविता के मुंह से यह बात सुनते ही मालती दीदी ने अपनी आंखें उठाई। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने कविता के पैर पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, लेकिन कविता ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। कविता ने मालती दीदी से कहा, दीदी जो बीत गया वो एक बुरा सपना था। आज वक्त रोने का नहीं बल्कि तन्वी को संभालने का है। जो गलतियां हमसे पहले हुई, जो अन्याय मैंने सहा, वो मैं तन्वी के साथ नहीं होने दूंगी। फिर कविता ने दीपक की तरफ देखा जो सिर झुकाए खड़ा था। कविता ने दृढ़ आवाज में कहा, दीपक आज आपको अपनी भांजी के लिए खड़ा होना होगा, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि एक घर में बहू का स्थान क्या होता है। तन्वी की ननद गलत है क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन हम तन्वी के ससुराल वालों से बात करेंगे। हम तन्वी के पति को समझाएंगे कि बहन का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन पत्नी का अधिकार और उसका आत्मसम्मान कोई खेल नहीं है। दीपक ने आगे बढ़कर कविता का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दो कविता, मुझे माफ कर दो। मैं सालों तक अंधा बना रहा। आज तन्वी का दर्द देखकर मुझे समझ आया कि मैंने तुम्हें कितना तड़पाया है। मैं वादा करता हूँ अब से इस घर में भी और तन्वी के जीवन में भी कभी कोई अन्याय नहीं होगा। सुभाष जी जो व्हील चेयर पर बैठे यह सब देख रहे थे कि उनके चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े, जैसे वे कह रहे हो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। समय का पहिया घूमता जरूर है और जब घूमता है तो सबको सच का आईना दिखा देता है। कविता ने तन्वी का चेहरा ऊपर उठाया, उसके आंसू पोंछे और कहा, चलो तन्वी, मुंह हाथ धो लो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की कड़क चाय और गर्मा गर्म पकोड़े बनाती हूँ। आज तुम इस घर में रोने के लिए नहीं बल्कि अपने हक की लड़ाई जीतने के लिए आई हो, और तुम्हारी इस लड़ाई में तुम्हारी यह मामी तुम्हारे साथ खड़ी है। तन्वी ने अपनी मामी में एक माँ, एक सहेली और एक रक्षक को देखा। मालती दीदी ने आज चुपचाप कविता के सामने अपना सिर झुका दिया था। अहंकार हार चुका था और मातृत्व तथा स्त्रीत्व की जीत हो चुकी थी। सालों बाद उस आंगन में लगे पारिजात के पेड़ से गिरे फूलों की खुशबू कविता को बोझिल नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तरह महकती हुई महसूस हो रही थी। समय का पहिया घूम चुका था और इस बार वह न्याय की धुरी पर टिका था। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।